नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है उसमें कहानी चयनिका की जो पुस्तक चलती है उसमें से हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं उनमें से नमक का दारोगा प्रेमचंद की कहानी, पाजेब जैनेन्द्र की कहानी, इन कहानियों को हम पढ़ चुके हैं। आज की कहानी है आदमी और खच्चर, जिसके लेखक हैं यशपाल। हिंदी साहित्य में यशपाल का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। हिंदी जगत में उपन्यास और कहानियों के लेखन में यशपाल का स्थान बहुत ही उच्च दर्जे का माना जाता है। इनका जन्म 1903 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1976 ईस्वी में हुई। यशपाल ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए तक शिक्षा ग्रहण की। यहाँ वे भगत सिंह व चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए तथा उनके क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। उन्होंने तत्कालीन राजनीति में सक्रिय भाग लिया। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी विचारधारा का प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी साफ दिखाई देता है। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप में, झूठा सच, 12 घंटे आदि इनके उपन्यास हैं। ज्ञानदास, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूँ, चिंगारी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में इनके निबंध संग्रह हैं। राह बीती, लोहे की दीवार के दोनों ओर, यात्रा वृतांत हैं। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। यशपाल का जो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास रहा वह झूठा सच है, जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का स्थान बनाया और इसकी प्रसिद्धि आज भी उपन्यास साहित्य में अपना परचम फहराए हुए है। लोहे की दीवार के दोनों ओर जो उनका यात्रा वृतांत है यह भी बड़ा प्रसिद्ध रहा। इसने यात्रा वृत्त के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई। यशपाल ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है और यथार्थवादी कहानियाँ प्रमुख रूप से उनके लेखन का ध्येय रही हैं। उनकी कहानियों का कथानक यथार्थ जगत से संबंध है, अतः उनमें ना तो आदर्श की स्थापना का प्रयत्न रहता है न कल्पना का। जो समाज में घटित होता है, जो वास्तविक है, जो हूबहू है, उसे यशपाल अपनी कहानियों में स्थान देते हैं और उसे पाठक के समक्ष वास्तविक रूप में चित्रित कर देते हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकार करती हैं, उन्हें नकारती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। नैतिक आदर्शों पर वो व्यंग करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। कर्मकांड और अंधविश्वासों पर सदैव उनकी लेखनी चली है। व्यंग से संबंधित कहानियों में उन्होंने प्रतीक पद्धति का उपयोग किया है, यानी अपनी बात को वो सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से रखते हैं। जहाँ अंधविश्वास को निशाने पर लेना हो वहाँ उसे वो प्रतीक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जहाँ पाखंड और आडंबरों को, कर्मकांडों को निशाना बनाना हो, उन पर भी वो प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। यशपाल की कहानियाँ बड़ी ही मार्मिक मानी जाती हैं और कथानक की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से इनकी कहानियाँ बड़ी ही सफल सिद्ध हुई हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक स्वतंत्रता की धारणा से बंधी है तथा निश्चित उद्देश्य को लेकर के लिखी गई हैं, जो कि निसंदेह अपने उद्देश्य को सफल सिद्ध करती हुई प्रतीत होती हैं। इनके प्रमुख विषय आर्थिक विषमता, नैतिकता तथा यौन भावना आदि हैं। वे कहानियों में समाज की झूठी नैतिकता के खोखलेपन पर व्यंग करते हैं। उनकी कहानियों के कथानक बड़े ही चुस्त दुरुस्त और सुगठित, संयोजित और व्यंग के माध्यम से रचे हुए होते हैं, यथार्थपरक होते हैं। समाज से उठाए हुए पात्र उनकी कहानियों का हिस्सा बनते हैं। अपनी बात को
बड़े ही प्रभावी तरीके से कहने में यशपाल सक्षम कथाकार बनते हैं। यशपाल की जो प्रमुख लेखन है उसके बारे में हम यदि बात करें तो उनके जो कहानियाँ हैं जिन्होंने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें से पर्दा, आदमी और खच्चर, मकरील, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, उत्तमी की माँ, अभिशप्त, सच बोलने की भूल, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं जो हिंदी साहित्य में बड़ा नाम रखती हैं। मकरील कहानी उनकी साहित्यकार की एक संवेदनाओं पर रची गई कहानी है जो साहित्यकार के काल्पनिक जीवन को पाठक के सामने रखती है और वस्तु स्थिति या वास्तविकता किस प्रकार घटित होती है उसे प्रस्तुत करती है। यशपाल के बारे में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, तो प्रगतिवादी कथाकार इन्हें कहा जा सकता है। और इनकी जो कहानियाँ हैं उनके कहानी संग्रह अलग अलग नाम से प्रकाशित हुए, जिनमें भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, धर्म युद्ध, तर्क का तूफान इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित इनका रचना कर्म रहा है। कहानियों में वह झलकता भी है। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर उनका आक्रोश कहानियों के विषय रहे हैं। कहानियों में पात्रों के चयन पर भी उनका यह प्रभाव साफ दिखाई देता है। पात्रों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाने के साथ साथ ही उस उद्देश्य तक पहुंचाना भी इनका ध्येय रहता है, जहां कहानी अपने उद्देश्य को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। यशपाल की लिखी हुई कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब इत्यादि प्रमुख हैं। यशपाल जी की जो कहानी कला है, जो शिल्प सौंदर्य है, उस पर मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उनके इस शिल्प पर टिप्पणी भगवत स्वरूप मिश्र ने कुछ इस प्रकार की है। कथा शिल्प और कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नज़दीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाते, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग का बोध भर करा देते हैं। यानी बात बिल्कुल सीधी सी है कि जहाँ प्रेमचंद आदर्शवादी कथाकार हैं, प्रत्येक कहानी को एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाकर उसकी परिणति बड़ी ही आदर्श रूप में करते हैं, जबकि यशपाल अपनी कहानी में यथार्थ को बयान करते हैं और तीखे व्यंग के माध्यम से उस यथार्थ का बोध भर कराकर छोड़ देते हैं, ना कि उसका कोई समुचित मार्ग प्रशस्त करते हैं या आदर्श उपस्थित करते हैं। उनकी कहानियाँ समाज के घटनाक्रम के साथ साथ जो विषय लेकर चलती हैं, उस विषय की चुभन को पाठक तक पहुंचाने में सक्षम रहती हैं। यशपाल की परंपरा के यदि कहानीकारों का नाम लिया जाए तो उनमें रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, मनमथ नाथ गुप्त कहे जा सकते हैं, जो यशपाल की तरह मार्क्सवादी चेतना से प्रेरित होकर के कहानियाँ लिखते हैं। आज की जो कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की हुई है, उस पर हम बात करें तो वह कहानी है खच्चर और आदमी। शीर्षक से हमें पता लगता है कि एक जानवर जो कि खच्चर है और आदमी, दो की तुलना जैसा यहाँ भाव हमें महसूस होता है। वाकई इस कहानी में इन दो जो नाम लिए गए हैं, एक पशु प्रवृत्ति का जो है खच्चर और एक मनुष्य, उनके माध्यम से एक व्यंग किया गया है कि कैसे कर्मकांड या हमारी जो स्थिति है
वह समय के अनुकूल यदि नहीं बदलती है तो हमें उसके क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। कहा भी जाता है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। प्रकृति जिस हिसाब से उसे मोड़ना चाहे मोड़ सकती है, और मनुष्य को प्रकृति और परिवेश के हिसाब से अपने आप को ढालना भी पड़ता है। यदि कोई प्रकृति के अनुसार मनुष्य नहीं ढल पाता तो निश्चित रूप से वह नष्ट हो जाता है। इस कहानी में भी यही कुछ बात कही गई है कि लेखक और उसके कुछ साथी जब यात्रा पर निकलते हैं और हिमालय पर ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ठंड भरा है, बर्फ़ वहां पर पड़ी हुई है और सारे रास्ते मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता है और 7 दिन तक धूप के दर्शन तक भी नहीं होते। खच्चर जो उनके साथ बोझा ढोने के लिए सामान लेकर के गए हुए होते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ खच्चरों को भी एक जगह बांध कर रखा जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि खच्चरों को खाने तक के लिए ना घास होती है, ना चारा होता है और ना ही अन्न आदि। और वही स्थिति जो दल लेखक के साथ गया होता है भ्रमण के लिए, उनके साथ भी यही होती है कि खाने पीने के लाले पड़ने की स्थिति आ जाती है। अंततः उनमें से परिस्थितियों के अनुकूल जो खच्चर शाकाहारी था, उनमें से एक खच्चर मांसाहारी बन जाता है और वह दूसरे खच्चरों को मार मार कर खाने लगता है। इस प्रकार वह खच्चर अपने जीवन को बचाने में सफल होता है, जबकि अन्य जो 5-6 खच्चर होते हैं वो अपनी देह लीला समाप्त कर लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल बदल जाने पर एक खच्चर अपनी जान बचाने में सफल होता है। वहीं एक मनुष्य जो लेखक का साथी है, वह अपने कर्मकांड से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने क्रियाकलापों से इतना बंधा हुआ है कि वह अपने आप को बदल नहीं पाता और वहाँ की ठंड उसे समाप्त कर देती है। इस कहानी को के कथानक को कुछ शब्दों में मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। यशपाल की यह कहानी मनुष्य के धार्मिक अंधविश्वास पर कटाक्ष करती है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, वह अपने आप को स्थितियों के अनुरूप ढाल लेता है। हर जीवधारी की यही स्थिति है। कहानी का खच्चर भूख लगने पर शाकाहारी से मांसाहारी बन जाता है, वह दूसरे खच्चर को खा जाता है। लेकिन पर्वत पर चढ़ने वाले दल में एक कर्मकांडी व्यक्ति शर्म के मारे न गीले कपड़े उतार पाता है, क्योंकि उसको सबके समक्ष नंगा होना स्वीकार नहीं। इसी तरह वह ठंड से बचने के लिए शराब भी नहीं पीता, क्योंकि कर्मकांडीय अंधविश्वास उसे ऐसा नहीं करने देता, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक खच्चर अपने को बचाने के लिए अपना स्वभाव बदल सकता है, पर आदमी अपने अंधविश्वास को नहीं छोड़ सकता। कहानी की मूल संवेदना यही है। पूरी कहानी में प्राकृतिक दृश्यों को तो रखा ही गया है, और कहानी का जो ताना बाना है वह हिमालय की जो तराई है, पर्वतीय जो क्षेत्र है जहाँ निरंतर बर्फ़बारी होती है, वहाँ से जुड़ा हुआ है। कुछ पहाड़ी लोग पात्र के रूप में इस कहानी में स्थान पाते हैं। कहानी बड़ी ही संवेदनशील है। घटनाओं को, दृश्यों को बड़े ही अच्छे तरीके से यशपाल ने यहाँ उद्धृत किया है, और साथ ही साथ कहानी का जो संदेश है वह भी स्पष्ट हमें दिखाई देता है कि परिस्थितियों के अनुकूल मनुष्य को बदलना ही पड़ता है। यदि प्रकृति के अनुसार मनुष्य अपने आप को नहीं ढाल पाता तो निश्चय ही वह नष्ट हो जाता है। और जो तीखा व्यंग यशपाल यहाँ करते हुए दिखते हैं वह है कर्मकांड पर, या हम जो हमारे जीवन में थोपी हुई व्यवस्थाएं ओढ़ लेते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, परिस्थिति आने पर भी उनमें बदलाव नहीं कर पाते। यह कितनी विवशता और कितनी भयावह स्थिति को जन्म दे देती है, उसका यहाँ पर कहानी के माध्यम से व्यंग किया गया है। कहानी कला की दृष्टि से यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में मानी जाती है। इस कथानक से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पाठ्यक्रम में
प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। कहानी की जो मूल संवेदना है मैंने यहाँ पर बताई है। पूरी कहानी को पढ़ने के पश्चात इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे उन पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।